तो आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इन तीन के तीनों सवालों को फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले लेक्चर में हमने जो है पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल सॉल्व कर लिया था। अब आज हम चौथा, पांचवा और छठा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से आइए हम पढ़ लेते हैं आखिर ये सवाल कह क्या रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि कोई पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है भैया, -9 -10, मतलब -9 -10 -5 0 1 2 3 4, इस तरीके से जो भी संख्या होती है वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये है कि भैया माइनस वाले तो सभी के सभी हट जाएंगे और साथ ही साथ ये जीरो भी हट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बचते हैं, जिसको हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक से लेकर के बाकी आगे आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं और जिनके वर्गों का योग 365 हो, ये कह रहा है सवाल। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना, हल पहले लिखेंगे, हल माना, क्या मानेंगे, माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, अगर देखा जाए तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, क्योंकि हमें वही तो नहीं पता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि वही दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगला अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो भैया अगर मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक लेट से मान लो 10 आया, तो इसका अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भैया, 11 होगा। अगर मान लो 20 आया तो क्या होगा, 21 होगा। अगर मान लो 25 आया तो क्या होगा, 26 होगा। तो यानी कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 10 + 1 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। तो यानी कि 10 में हमने एक जोड़ा, अगला धनात्मक पूर्णांक आ गया। यहां पर क्या लिख सकता हूँ, 20 + 1, यानी कि 20 में हमने क्या किया, एक ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 21। यानी कि अगर मैं x में एक ऐड कर दूं तो क्या हमारे पास अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों संख्याएं हमने मान ली हैं। और अब यहाँ पर सवाल में जब आप अगला वाक्य पढ़ेंगे, जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्गों का योग। तो इसको मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में लिखा देता हूं, क्या वर्गों का योग, देखो दो चीज होती है। पहला, यहाँ पर इस वाले पेन से, वर्गों का योग, योगा नहीं, योग, और योग का वर्ग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप जब लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में जब देखोगे ना तो उल्टा हो जाता है। इस नाते हिंदी में आप एकदम ध्यान से बिठा लो, जब भी वर्गों का योग लिखा हो, इसका मतलब कि हम पहले संख्याओं का अलग अलग वर्ग करेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, 5 और 6। ठीक, हमने मान लिया, इसी एग्जांपल से हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे। 5 है, यानी वर्गों का योग का मतलब है कि मैं पहले 5 का वर्ग करूंगा और 6 का वर्ग करूंगा, फिर उसको जोड़ दूंगा। यानी पहले मैं वर्ग करूंगा फिर जोड़ूंगा। ठीक, और उसके बाद क्या कहा है, योग का वर्ग। इसका मतलब क्या है, पहले मैं योग करूंगा, ठीक, यानी जोड़ूंगा, उसके बाद उसका वर्ग करूंगा। दोनों भैया एक ही चीज तो हुई। यहाँ पर इसका इसको जोड़ करके वर्ग करोगे, क्या आएगा देख लो। और उसके बाद अगर मैं वर्गों का योग कर रहा हूं, यानी 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया फिर जोड़ा। तो यानी कि इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा भैया, 6 5 11 हो जाता है, यानी 11 का वर्ग। ठीक, ये 11 का वर्ग लिखा है, 11 का वर्ग क्या होता है, 121। 11 का वर्ग अगर करोगे 121 होगा। अब इसको देखो, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, जोड़ो, 6 5 11 की एक, 3 2 5 1 6 61 आ रहा है। यानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई, ये कभी भी आप मत सोचिएगा कि सेम चीजें हैं। इस नाते आपको ध्यान देना है, वर्गों का योग जब कहे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ग करना है फिर जोड़ना है। और जब योग का वर्ग कहे तो सबसे पहले योग करना है संख्याओं का, फिर उसका वर्ग करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, जैसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, समझ पा रहे हो ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैंने जानबूझकर समय दिया क्योंकि आगे जब आप सवालों को हल करोगे एग्जाम प्रेशर में, आप इसकी जगह पर ये लिख करके चले आए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा इस नाते। तो आइए अब इस सवाल पर अपने चलते हैं। कॉन्सेप्ट पर हमने सबसे पहले पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, अगला धनात्मक पूर्णांक x+1 मान लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या है मेरे भाई, वर्गों का योग 365। अब उसके बाद वर्गों का योग कहा है, तो वर्गों का योग यानी जो हमारे पास संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये संख्या हमारे पास है। पहला पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक x, यानी इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। उसके बाद क्या है x+1, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। उसके बाद इसका योग करेंगे, बराबर 365 है। ठीक, इस तरीके से अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां पर इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है हल। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कर लो भाई। हाँ, तो आइए सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यही रहेगा भैया, इसको मत छेड़ो कुछ भी करो, इसको आप ध्यान से समझ लो। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखोगे ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a यानी x, 2x इंटू यानी कि 2x आ जाएगा जब आप करोगे, सॉल्व कर लेना आप। उसके बाद एक का वर्ग यानी एक, ठीक, बराबर 365। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया। तो इसको इसको जब आप जोड़ोगे भैया, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है, ये इधर आएगा, माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, तो यहां पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। ठीक, तो अगर जब आप 365 में से एक घटाओगे तो क्या आएगा भैया, 365 में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 365 में से एक गया भैया 364, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा अंक रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। बड़ा अंक 365 वाला है, नेगेटिव वाला चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस का। तो इसको मैं मिटा करके क्या लिख सकता हूँ, 364, वो भी माइनस का, -364। हमने क्या किया, एक में से 365 घटा दिया, तो माइनस का 364 आ गया। अब उसके बाद ये, ठीक, इस तरीके से अब क्या हमारे पास ये समीकरण बन गया है। अब देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर 2 से अगर भाग कर देता हूँ इसमें दोनों तरफ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, तो दोनों तरफ भाग कर दो भैया। क्या भाग नहीं करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उस पे आपको 364 का फिर आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, एलसीएम मतलब गुणनखंड करोगे। उससे अच्छा है भाई 180 का मतलब छोटे अंक का कर लो। ठीक, तो इसको हम मतलब आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब लिख देते हैं क्या, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से, एक सेकेंड, 2 से भाग या फिर विभाजित करने पर, आइए विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जब विभाजित करेंगे भैया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का यहाँ पर 2 से भाग करेंगे एक्स बचेगा, माइनस ये अगर आप 364 को 2 से भाग करोगे तो 2 एक अन्नम 2, फिर एक बचा, 6 बचा, 2 8 16 कट गया, 4 आ गया, 2 दूना 4, 0, यानी कि 182 बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये नंबर मिला, अब हम इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर अब इसके आगे अब हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 182 को हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी गुणनखंड करेंगे। तो 2 9 18 91, 7 13 में 13 7 91 13। अब यहाँ पर एक बार इसको इसको जोड़ा बना लेते हैं अपन लोग। तो जब हम इसको जोड़ा बनाएंगे भैया, 7 दूनी 14 आ गया, और ये 13 का 13 ही। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 माइनस 13 करोगे तो एक्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हमें वही तो चाहिए, तो हमने कर लिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा, माइनस 182 वैसा ही रहेगा, बराबर 0। बीच में क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 14x
माइनस का 13x, ठीक इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर इसको आप कर दो क्या, मिटा दो। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ये नंबर है और यहाँ पर ये नंबर है, इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, पहला। अब ये वाली चीज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जाने दो, वैसे ही रहने दो। तो ये क्या है, x हमने अगर यहाँ से कॉमन कर लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें से क्या कॉमन होगा भैया, x कॉमन होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा, x+14, ठीक। अब उसके बाद इसमें से भैया उसको लिखने से पहले सीधा आप पहले x+14 लिख दो। अब मैं x में किस संख्या से गुणा करूं ताकि -13 आ जाए, भैया -13 से कर दो, -13x हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करोगे -182 बराबर 0, ठीक। अब उसके बाद आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं भैया, x+14 दोनों में है तो कॉमन कर लो। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा -13 बराबर 0। अब भैया इसको हमें क्या करना है, ऐसे पहला खींच देना है, ठीक। ये कलर चेंज कर लो इसका, हाँ। तो यहाँ पर अब नंबर क्या है हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर है x+14, x+14 इसको एक बार 0 के बराबर, x-13 इसको एक बार 0 के बराबर, x बराबर क्या आ गया, -14 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास x के दो मान निकल करके आ गए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर -14 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये तो भाई ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए इसलिए क्या, इसलिए पहला पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक 13 व दूसरा या फिर अगला कह सकते हो धन पूर्णांक 14 है। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आइए हम पांचवें सवाल पर चलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आखिर इस सवाल में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, डब्बा एकर कम कर दी क्या, रुक जा, पतला कर दी पेन थोड़ा सा, हाँ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस सवाल में एक चीज कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक। की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहली भुजा को x मान लेंगे और दूसरी भुजा को आ, इसके आधार पर मान लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे, हल माना। अच्छा, ये सवाल लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो क्लास नाइन्थ का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इस सवाल पर वापस से हम आएंगे, इस सवाल पर वापस से आएंगे। अगर आप सॉल्व कर लेते बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट पहले आप सीख लीजिए क्लास नाइन्थ का। तो क्लास नाइन्थ का मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर, हाँ। क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ भैया मैंने याद पढ़ा था, याद आ गया, याद आ गया ये चीज। तो ये क्या चीज है मेरे भाई, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये आखिर क्या है, इसी को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, ठीक। तो मैं त्रिभुज यहाँ पर बना देता हूँ, एक समकोण त्रिभुज, ये आपके सामने रहा, ये समकोण त्रिभुज। इसको फ्लिप कैसे किया जाता है, रुको फ्लिप कर दूं, हाँ। तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक।
इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है भैया, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये, इसको हम तिखा, मतलब ये तिखा है। देखो अगर कोई आदमी यहाँ से चल रहा है, ऐसे चलते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये एक लॉन्ग वाला रास्ता हो गया, लंबा वाला। लेकिन एक आदमी क्या है, एक तिखा ही चला जाए, ये क्या हो जाता है, इसका नाम होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और इसको हम क्या कहते हैं, ये। इससे पहले, सबसे पहले ये आप ध्यान दो, ये क्या है, जमीन से, यानी जमीन पर है, यानी ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आधार। ठीक। और ये क्या है, हमारा लंब। समझ पा रहे हो, यानी कि ये जो जमीन से देखो जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो ये आधार हो गया। क्योंकि इसी पर देखो ये भी है, ये भी है। जैसे ये एक लकड़ी है, ये दूसरी लकड़ी है, दोनों लकड़ियां इसके आधार पर टिकी हुई हैं, तो इस नाते ये हमारा आधार, ये लंब। समझने के लिए मैंने कहा है, वैसे ऐसा होता नहीं। तो समझने के लिए, समझाने के लिए आपको। ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होता है, लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार। तो यही तीन शब्द को यहाँ पर यूज किया गया। अगर आप देखोगे, ऊंचाई आधार से इतना कम है, कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं, जिसको हम लंब एक को नाम देते हैं। ठीक। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, इसको तो बता दो। तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपने पढ़ा है बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। ठीक है, इस वाले पेन से करते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी इस सवाल को आप तुरंत कर पाएंगे। अगर आपको देखो भाई, अभी यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7th 8th में। तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, 8वें 9वें चैप्टर में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पर माना, सवाल पर आते हैं। सवाल में अब तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना भैया, समकोण त्रिभुज के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप बना सकते हो समकोण त्रिभुज। ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से, क्या भैया इस तरफ से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, ऐसे ही रहने देते हैं, चलो। तो ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एग्जाम में अगर बोले तो आपको बना देना है ऐसे। अब उसके बाद ये समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है। अब सवाल में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यानी अगर मैं आधार को x सेंटीमीटर मान लेता हूं। ठीक। अगर मैंने आधार को x सेंटीमीटर मान लिया, तो ये जो ऊंचाई है, ठीक, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेमी कम है, यानी भैया x-7 सेमी। हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि भाई देखो अगर ये 15 सेंटीमीटर है, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम करो, 15 में 7 जाएगा भैया, 8 सेंटीमीटर है ये। तो वही चीज मैंने लिखा है। ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण का मान वैसे डायरेक्टली दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान हमें पता है भैया, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है, x-7 ये है, x है, और ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक। तभी ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। अगर आप मानना चाहो तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, और इसको c मान लो। ठीक। तो आइए अब यहाँ सवाल पर चलते हैं। हमने क्या मान लिया, माना आधार या समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक, ऐसे भी कह सकते हो, माना आधार बराबर क्या है, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x-7 सेंटीमीटर। क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या है, कम है। अब उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किससे, प्रश्नानुसार से। प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक। तो आइए अब बस इसमें मानों को रख दो, आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग भैया 13 का वर्ग कर दो, बराबर लंब का, यानी ये है, ये हमारा लंब है, तो x-7 का वर्ग। आधार क्या है भैया, x है, तो उसका वर्ग।
अब इसको सॉल्व कर लो, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा भैया, ए 169, आप करके देख लेना, 13 गुणे 13 यही आएगा। अब x माइनस 7 भैया ये a माइनस बी के रूप का है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14x, आप करके देख लेना, प्लस का 7 सता 49, ठीक, 7 का वर्ग यानी 7 सता 49 प्लस x का वर्ग, ठीक। इसको आइए आगे हल करते हैं, तो 169 वैसा ही रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x प्लस का 49, एक सेकेंड, ठीक। हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, पलट देने का मतलब इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, या फिर एक सेकेंड क्या करो, आपको पता है, इसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस 169, ठीक। भैया ये इधर जाएगा तो माइनस 169, तो इस तरफ बराबर जीरो लिखने से अच्छा है मैं चाहूं इस तरफ बराबर जीरो लिख दूं, कोई प्रॉब्लम भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर बराबर जीरो था, ये बराबर यहां पर आया, ये उधर चला गया तो यहां पर जीरो बचा, इसको मैं उठा करके इस तरफ लेकर के कर दिया हूं, बस ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सामने कुछ नंबर आ चुका है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। हाँ, तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा भैया, 2x का वर्ग माइनस 14x, और यहाँ पर ये कटपिट करके माइनस 120 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़े वाले अंक का चिन्ह आएगा, और 120 बराबर जीरो। इसको भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से आप भाग कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 2 से भाग करने पर दोनों पक्षों का मैं सीधा यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, ठीक। एक सेकेंड, डिवाइड बाई 2 यानी 2 से भाग करने पर, तो आइए हम 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 7x बचेगा माइनस 60 बचेगा बराबर जीरो। इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से समीकरण आ चुका है। अब इस समीकरण को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हमारे सामने होगा, तो आइए इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ कर लो, यहीं पर नंबर क्या है, नंबर है भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x है ना, माइनस का 60 बराबर जीरो, देखने दो, माइनस माइनस चला आ रहा है तो माइनस ही होगा, माइनस का 60 बराबर जीरो। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है भैया, 60 का वो ले लो, दो डायरेक्ट करो ना, 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 60 बराबर जीरो। ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। अब कैसे डायरेक्ट किया भैया, ये समझ में नहीं आया, आपने इतने जल्दी से कर दिया, तो ये जो नंबर है अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर यही लिखा है, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, बड़े वाले अंक के सामने जो भी चिन्ह होगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का माइनस 7x, ठीक। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, x कॉमन निकलेगा, 5 बचेगा, x प्लस 5 पहले ही लिखा है बराबर जीरो कर दिया है, x ऐसी किस संख्या से हम गुणा करें कि माइनस 12x आ जाए भैया, माइनस 12 से कर दो, तो यहां से x प्लस 5 कॉमन, यहां से x माइनस 12 बचा बराबर जीरो। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, x, एक सेकेंड, क्या, x प्लस 5 बराबर जीरो, x माइनस 12 बराबर जीरो, तो x प्लस 5, x बराबर माइनस 5, x बराबर 12, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर x बराबर 12 है, यहाँ पर x बराबर माइनस 5, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है भैया आंसर आपके सामने आ चुका है ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि x का मान ऋणात्मक
ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब आप में से कई विद्यार्थियों का प्रश्न होगा भैया क्यों ऋणात्मक नहीं हो सकता? हर सवाल में ऐसे ही थोड़ी ना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक? यहाँ से आपको मान लो यहाँ तक जाना है, बी पॉइंट तक। आप ए पॉइंट पर खड़े हो, बी पॉइंट तक जाना है। तो भैया कुछ ना कुछ तो दूरी तय करोगे आप। मान लो 5 मीटर आपने दूरी तय किया, मान लो 5 किलोमीटर, आपने कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया, ठीक? अगर भैया मैं क्या करूं, चलूं ही ना, पॉइंट ए पर ही खड़ा रहूं, ठीक? पॉइंट ए पर ही खड़ा रहूं तो क्या तो कितनी दूरी चलूंगा भैया? 0 किलोमीटर या 0 मीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब भैया क्या मैं माइनस में चल सकता हूं? नहीं। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास आधार दिया गया है, कोई नंबर माइनस में हो ही नहीं सकता। जैसे आप जब आप जैसे पैदा जैसे होते हो, जैसे आपने जन्म ले लिया, तो कुछ ना कुछ तो आपका मीटर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइट -10 मीटर है, ठीक, या -5 फीट है, तो प्लस में ही आता है हमेशा भाई। आदमी या तो 2 फुट का होगा स्टार्टिंग में, 3 फुट का होगा, 4 फुट का होगा, 6 फुट का होगा, 8 फुट का। ये थोड़ी ना है कि माइनस का 8 फुट का आदमी है, माइनस का 5 फुट का आदमी है, ठीक? तो नेगेटिव में नहीं हो सकता इस नाते, ठीक? तो ये बात है, कोई भी मतलब यूनिट नेगेटिव में नहीं मापी जाती इस नाते। तो यहाँ पर x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसलिए क्या हमें क्या याद करना है? दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। यानी कि कर्ण तो हमें पता है, अन्य दो भुजाएं यानी भैया आधार हमें ज्ञात, मतलब आधार हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार। और उसके बाद ये लंब, ये दोनों हमें ज्ञात करना है, ये लंब और ये आधार, यही दोनों हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण हमें पहले से ही पता है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए ज्ञात करते हैं। तो इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा? x का मान 12, आधार हमने क्या माना है? x माना है, तो x का मान क्या है? 12 है, आधार 12 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? ऊंचाई, ऊंचाई मैंने लिख दिया है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा भैया? x-7 था, तो 12 में से 7 गया भैया, 5 आ जाएगा। ऊंचाई क्या आ जाएगा? 5। इस किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख दो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे हर चीजें सेंटीमीटर में है, तो भाई सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इस तरीके से आंसर आपके सामने आ चुका है। आप अब जो है खुशियां मना सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर लिख करके ANS, ठीक। तो इस तरीके से हमने पांचवें सवाल को हल कर लिया है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। इस पाइथागोरस प्रमेय को मैं ऊपर कर देता हूँ। छठे सवाल पर और आखिरी सवाल पर, आज के आखिरी सवाल, और साथ ही साथ इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। चैप्टर का आखिरी सवाल नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक। तो आइए सवाल को फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, एक कुटीर उद्योग, एक दिन में कुटीर उद्योग वाला फिर से सवाल आ चुका है, ठीक। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, यदि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। क्या बात किया है यहाँ पर? एक एक याद करने वाली या समझने वाली बात। क्या कहा है इन्होंने? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक। यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, तो यहाँ पर दो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर दो यहाँ पर चीजें हैं हमें सवाल में निकालने के लिए। सवाल में देखो, अगर आपको कुछ ना समझ में आए, सिर्फ और सिर्फ आपको आखिरी वाक्य को पकड़ना है। ये बात और ये बात, जो आखिरी लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी कि लिखा क्या गया है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करनी है वही हमें सबसे पहले मान लेना है। हम क्या करेंगे? माना। क्या ज्ञात करना है? माना। यहाँ पर अगर आप हल लिखना चाहो, हल लिख दीजिएगा आप। हम सीधा माना करके आगे हल करते हैं। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या हमने मान लिया? माना निर्मित
बर्तनों, कई स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे इतना बड़ा सवाल है कैसे आएगा। कुछ नहीं यार भाई, अगर पेपर में ये 6 नंबर का सवाल आता है, पेपर में आप केवल इतना लिख दो, मानव निर्मित बर्तनों की संख्या, मतलब जो दिया है सवाल में, अगर आपने वही लिख दिया है ना, तब भी आपको यार 1-2 नंबर तो कम से कम मिलेगा। जहां 0 नंबर मिलेगा तो वहां तो 1-2 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको भाई पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मानव निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है? एक्स है। ठीक। निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मान लिया? कोई भी दिन है, माना किसी दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें ये भी ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे? तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है, तो कितना रुपए होगा? प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना रुपए होगा, जल्दी से बताओ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सवाल में क्या लिखा गया है? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी एक्स है, के 2 गुने से, यानी जो बर्तनों की संख्या क्या है? एक्स है, उसके 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक थी। ठीक। यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो कि एक्स है, उसके 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी कि इतने रुपए प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी। यहां पर हमने लिख दिया। बस जैसे ही हमने ये सवाल के कॉन्सेप्ट्स को, यानी सवाल को तोड़ दिया, मतलब एक्स और वाई के रूप में, बस मतलब एक्स के रूप में, तो उसके बाद सवाल आसान हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यदि उस दिन कुल निर्माण किए गए, कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। ठीक। तो 90 रुपए कुल निर्माण लागत है। तो यहाँ पर कुल निर्माण लागत का मतलब ये होता है कि सपोज दैट, आप मान लो, एक तरीके से हमने मान लिया कि एक दिन में 5 खिलौने बने। कितने खिलौने? तो मतलब 5 बर्तन। एक दिन में 5 बर्तन बना, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी भैया? उसका 2 गुना, यानी 5 का 2 गुना, 10 से 3 अधिक। समझ पा रहे हो? 2 गुने से 3 अधिक, तो यानी 10 + 3 13। यानी कि यहां पर जो है प्रत्येक नग की लागत, यानी एक नग बनाने में 13 रुपए लगेंगे। ठीक। तो नहीं, एक नग बनाने में 13 रुपए लगेगा और 5 बर्तन बने हैं, ये कहने का मतलब है। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली गुड़ा। हमें क्या करना है? बस इसका गुड़ा करना है आपस में, बस कुल निर्माण लागत हमें पता चल जाएगी। x 2x + 3 बराबर 90। ऐसा क्यों है? जैसे मेरे पास मान लो, जैसे एक नग की कीमत जैसा हमने निकाला 13 है, और कितने बर्तन बने? 5 बर्तन। तो 5 बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी भैया? एक बर्तन की संख्या अगर 13 है, तो 5 बर्तन की संख्या भैया 5 × 13 हो जाएगी। 13×5 = 65। ठीक। तो वही चीज तो मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक। एक्स और 2x + 3 का हमने आपस में गुणा कर दिया है, बस बराबर 90। अब यहाँ पर रुपए रुपए से आपस में समझ लो एक तरीके से कट गया, उसको लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 2x² प्लस का 3x, ये 90 उधर है, इधर आएगा -90 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। जैसे हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, तो यानी ये तीनों अंक, तीनों पद 2 से भाग नहीं हो रहे, तो क्या मतलब है 2 से भाग करने का? अब हमें डायरेक्टली करना पड़ेगा। डायरेक्टली कैसे करते थे हम लोग? यानी कोई ऐसी संख्या में ढूंढनी है जिसको जोड़ने घटाने पर +का 3 आए, और इस यानी x² का गुणांक और यहाँ पर अचर पद दोनों का आपस में गुणा करें, और उसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो -90 और 2 का गुणा करेंगे, 90 दूना 180। इसका आपको करना है गुणनखंड, 2 9 18, 90, 2 45, 3 15 3 45, 3 बचे 15, 5 3 5 1 5। ठीक। तो इसको देखो, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, बचे 45। बहुत दूर है भाई, +का 3 चाहिए, ये नहीं होगा, इतना अन्याय नहीं चलेगा इस वाले सवाल। अब 3 का जोड़ा बना लो भैया, 3 दूनी 6 दूना 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, तो 12 -15, -का 3 नहीं, +का 3, 15 -12 कर दो, 15 - 12, 15 में से 12 गया, +का 3, हाँ भैया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x² वैसे ही रहेगा,
-90 वैसे ही रहेगा बराबर 0। इसको मिटा दो भैया। बस केवल इतना याद रखो, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्लस का 15x, और यहाँ पर क्या लिखना है माइनस का 12x। क्योंकि 15 में से 12 जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। बस अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, और यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, तो कर लो भाई, कर लो कॉमन। तो x यहाँ से कॉमन हो रहा है भैया, यहाँ पर 2x बचा प्लस का 15। 2x प्लस 15 क्या है, यहाँ पर भी है बराबर 0। मैं 2x में किस संख्या से गुणा करूं, माइनस का 12 जब ये -6 है वो संख्या। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, x बचा -6 बचा, x -6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा -15/2। आप सॉल्व कर लीजिएगा, -15/2 आएगा। और यहाँ पर x बराबर 6 आएगा। मैं कर देता हूँ, x -6 बराबर 0, x बराबर 6। तो इस तरीके से, एक सेकेंड यार, ये पेन ही गलत है। पेन गलत नहीं मतलब कि आपको दिखाई नहीं देगा ना छोटे स्क्रीन पर, मोबाइल फोन पर। तो इस तरीके से हमने x का मान निकाल लिया। अब जैसे ही हमें x का मान मिला तो हम यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, क्योंकि यहाँ पर भाई बर्तनों की संख्या ऋणात्मक में थोड़ी ना होगी। मैंने -5 बर्तन बनाए, तो या तो आप 0 बर्तन बनाओगे, या तो आधा बर्तन बनाओगे, 1 बर्तन बनाओगे, 2 बर्तन बनाओगे। आधा बर्तन का मतलब ये है कि दूसरे दिन आप काम कंप्लीट कर लोगे, 1 बर्तन हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि x का मान ऋणात्मक इस नाते नहीं हो सकता। हम या तो आधा बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, माइनस में कैसे बना पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो यानी ये वाला मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल x का ये वाला मान ही सही है, ये वाला मान क्या है, गलत। तो x का जब ये मान सही है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या x, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, 6। निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6, ठीक। प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी भैया, 6 दूनी 12, 3 15। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना रुपए, 6 का मान यहाँ पर रखोगे, 6 दूनी 12, 3 15 रुपए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। हमने इसको क्या नाम दे दिया, आंसर। ये तो बहुत बढ़िया है, ANES। तो इस तरीके से हमने छठवें सवाल को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कि छठवां सवाल भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लिया। प्रत्येक नग की निर्माण लागत वाक्य से हमने देखा कि उसके 2 गुने से 3 अधिक है, उसको आपस में हमने गुणा किया, तो ये कुल निर्माण लागत हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इस सवाल को हल किया। उसके बाद x के 2 मान आए, एक मान गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये ऋणात्मक में था। दूसरा मान पॉजिटिव है, क्योंकि हम पॉजिटिव में बर्तन बना सकते हैं। तो इस तरीके से x का मान 6 है, जो कि निर्मित बर्तनों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, और 6 का मान जब हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत में रखेंगे, 15 आ जाएगा। 15 रुपए प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 रुपए हो जाएंगे। उसको वही ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है, ठीक।
तो इस तरीके से हमने 6वें सवाल को हल कर लिया। बाकी 5वें सवाल को आपने देखा ही है और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता हुआ। अब अगले एक्सरसाइज पर हम कल बात करेंगे और साथ जाने से पहले अगर आप शतक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और इसी के साथ चलते हैं और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने बाकी वीडियोस को दिया है, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 का टारगेट कंप्लीट कीजिए और मैं आपसे उन वीडियोस में मिलता हूं। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।